सभागृह में उपस्थित सभी सुरक्षाविद और सुरक्षा के व्यापक अर्थ में समाज में काम करने वाले अन्य अन्य संगठनों के प्रतिनिधि, नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, विषय का महत्व तो सब लोग जानते हैं। भारत रहा तो दुनिया की विविधता बनी रहेगी और विविधता में एकता देखने का स्वभाव भी बना रहेगा। नहीं रहा तो दुनिया एक गुलामों की दुनिया बनेगी और बाकी लोगों का अपने को नहीं पता, लेकिन भारत के लोग तो किसी न किसी मालिक के मजदूर ही बन जाएंगे। इसलिए दुनिया के लिए भी और हम भारतीयों के लिए भी सुरक्षा का विषय ये सर्वोपरि महत्व का विषय है। बहुत सी समस्याएं है अपने देश में, लेकिन जो कहते हैं कि सिर सलामत तो पगड़ी 50, से पहला विषय चिंता का सुरक्षा है। और जैसे उसका वर्णन हुआ है कल से, वो बहुत व्यापक विषय है और सभी बातों को वो स्पर्श करता है। अन्न से लेकर शस्त्र तक सारी बातें उसमें आती है। लेकिन अपने ध्यान में ये बात आती है कि विषय के 3-4 मोटे मोटे हिस्से किए जा सकते हैं। सबने ये बात कही है कि सुरक्षा का मूल तो होता है बुद्धि में और मन में, यानी बुद्धि, विचार, जानकारी और मानसिकता। भारत के लोगों की सजगता और भारत के लोगों की मानसिकता, वो ठीक है तो उसके आधार पर सुरक्षा का कुछ प्रावधान किया जा सके। वही अगर ठीक नहीं है तो बनी बनाई सुरक्षा की सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी ध्वस्त हो जाती है। तो हमने देखा है, ये तो हमने देखा है। पहली तो बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि किस बात की सुरक्षा करनी है। भारत की सुरक्षा करनी है तो किस बात की करनी है और कौन सी बातें ऊपर ऊपर की है, लेन देन में उसका सौदा किया जा सकता है। भाव अगर ठीक रहा राष्ट्र के प्रति तो इसका विवेक आता है, और वो विवेक नहीं था। इसलिए शांति के लिए और आगे की सुरक्षा के लिए हमने अपने देश को तोड़ दिया और वहीं से नवजात खंडित भारत के असुरक्षा की गाथा शुरू हो गई। ये भी कल कहा गया है, जो जो भारत का है वो भारत का बना रहे। मातृभूमि ये लेन देन की चीज नहीं है, तो फिर हमारे मातृभूमि की सुरक्षा का सवाल था तो हम यूनो में क्यों ले गए? वहां तो लेन देन की बात होती, लेकिन हम ही ले गए कश्मीर की बात। हमने ये कहा कि तिब्बत गया तो जाने दो, हमने ही ये कहा लद्दाख में आक्रमण हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कच्छ में हुआ। कई बार हमारे यहां वर्णन संसद में भी ऐसा हुआ है कि वो तो भूमि ऐसी है कि उस पर एक घास का पत्ता भी नहीं उगता। जिस भूमि की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं उस भूमि के बारे में हमारी अगर ये भावना है घास का पत्ता जहां उगता है वो भूमि अच्छी है, तो फिर अफ्रीका की भूमि अहल्या है, बहुत दिनों से, अभी अभी शुरू हुआ है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है। ये स्पष्टता नहीं है, ये मुख्य कारण है। मूल हमारे असुरक्षा के बारे में जो हम कमियां देखते हैं उसमें मूल और मुख्य कमी ये है कि हमको अपने मातृभूमि की अखंडता का, हमारे राष्ट्र स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और जिनको है वो स्वार्थ के मारे ढुलमुल हो जाते, साफ बात नहीं कहते। देश टूटा उस समय क्यों नहीं हमने कहा कि ये हो नहीं सकता, ये देश ऐसा है
जहां मुसलमान और हिंदू आपस में कितना भी लड़ाई दंगा होता हो वो मिलकर रहेंगे, और इसलिए देश नहीं टूटेगा। ये रविंद्रनाथ ने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इस देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़कर नहीं मरेंगे, लड़ते लड़ते वो आपस में मिलजुल कर रहने का एक समाधान ढूंढ कर लाएंगे। वो समाधान इस देश की प्रकृति के अनुसार होगा, सारी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने तो नाम लिया है हिंदू, वो समाधान हिंदू होगा स्वभाव में, ये उन्होंने कहा है। हम वो नाम ही लेने के लिए डरते, हिंदू कहने के लिए ही डरते। हिंदुस्तान में हिंदू क्या है? वो जागतिक बात है, मानवता की बात है, और उसके कंटेंट में और कोई बात है नहीं। चाहे जितने लोग आ सकते हैं उसमें, क्योंकि दृष्टि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की है, संबंधों की है, उसको हम भूल गए। और जिस दुनिया की दृष्टि बाजार की है, वर्ल्ड मार्केट की है, यानी सौदे की है, थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर जो चलते हैं, उनके दिमाग को उधार लेकर हम विचार कर रहे हैं, आपको हल कभी नहीं मिलेगा। पहले इसको बदलना पड़ेगा। अपने देश में वैचारिक संवाद का आधार, ये स्पष्ट बात होनी चाहिए, हमारी अखंड मातृभूमि है, हमको एक होना है, हम एक थे। हमारी एकता में किसी को एकरूपता नहीं करनी पड़ती, सब स्वयं अपना अपना जो कुछ है वो रखकर भारत के हो सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि सुरक्षा आज के दिनों में जब विचार करते हैं तो मुख्य तीन बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें, जैसे कहा गया अर्थनीति भी एक आक्रमण का साधन बनी है, अभी दूरदर्शन भी एक आक्रमण का साधन बना है। अभी सांस्कृतिक से लेकर तो सामरिक तक आक्रमण के अनेक प्रकार है, और वो सब प्रकार अपने देश में एक साथ प्रयोग हो रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के पहले जो आक्रमण का तरीका था, तब से लेकर तो अभी साइबर इन्वेजन तक सब के सब प्रकारों का प्रयोग अपने देश पर किया जा रहा है। लेकिन मुख्य इन सारी बातों पर परिणाम करने वाले नीति के तीन विभाग होते हैं। एक गृह नीति, दूसरी सुरक्षा नीति, और तीसरी परराष्ट्र नीति। अब ये कहा गया कि उसका तो उद्देश्य तय है, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन अब समय तो ऐसा है, दुर्भाग्य से, और कहते समय बड़ी वेदना होती, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि लोकसभा में जो घोषणाएं होती है उसमें अपने देश के 70% जनता का विश्वास नहीं होता, क्योंकि अनुभव ऐसा है। जो घोषणाएं होती उसके अनुसार कदम दिखने चाहिए आगे बढ़ते हुए, वो नहीं दिख रहे। तो हमारे परराष्ट्र नीति का उद्देश्य क्या है भाई? क्या करना है हमको परराष्ट्र से संबंध रखकर? चीन ने तय किया, 1948 में कम्युनिस्ट चीन अस्तित्व में आ गया, उस दिन से उनका तय है कि हम जिसको चीन के भूभाग मानते हैं उन सबको एक एक करके अपने देश को जोड़ना। उन्होंने तिब्बत को जोड़ लिया। अब तिब्बत में तिब्बती वंश को समाप्त कर रहे हैं, उनकी तब की योजना है उनकी। हांगकांग के लिए उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनको मालूम था लड़ाई नहीं करेंगे, जब लीज समाप्त होगी तब तक अपना सामर्थ्य इतना बढ़ाएंगे कि हम कहेंगे लीज समाप्त हो गई, वापस दो, और इंग्लैंड को देना पड़ेगा। ताइवान तो अपने ही लोगों के कब्जे में है, उसको फुर्सत नहीं निकलेगी। वो बड़ी योजना बनाकर चल रहे, बड़ी योजना से उन्होंने भारत को घेरा है। हमारी कुछ योजना है परराष्ट्र नीति की। बांग्लादेश ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हमारी जनसंख्या कम है, भूमि ज्यादा है, इसलिए पास वाला उपजाऊ भूमि वाला असम हम जोड़ेंगे। ये अपना राष्ट्रीय उद्देश्य उन्होंने घोषित किया है। अब ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी विस्तारवादी मानसिकता की तृप्ति के लिए दुनिया के सारे संसाधन अपने मुट्ठी में रहे, इसलिए
सोच समझकर योजनाएं बनाकर चलते हैं हम।